Good. Hello everyone. Welcome to you in chapter number 8, Framing of the Constitution and its Future. So this is for standard ninth, and we are going to discuss all the question answer. There is no need for the important points, as all the points are covered in the question answer itself, and this chapter I am going to cover in the two parts. Okay, so without wasting any further time, let's move to the first question. Answer the following question in brief. Number one, which ideas are stated in the preamble of the Indian Constitution? It can be asked in your exam for 2 marks. So let us begin. पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं क्या है, कौन से आइडियाज हमारे प्रियम्बल में शो किए गए हैं. ओके, द प्रियम्बल प्रोक्लेम द इंटेंशन to establish a sovereign, socialist, secular, democratic republic in India. Okay, so friends, here you have to remember these words: sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. Now, what is the point number one state? It state the objective to establish social, economical, and political justice. So हमारा प्रियम्बल का मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में एक सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस फॉर्म होना चाहिए. पॉइंट नंबर टू, इट स्टेट द रिजॉल्व टू ग्रांट फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप. इट मीन्स व्हाट, कि हम लोग अपने यहाँ पर हमको मतलब एक्सप्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हमारे पास हक है. अगर हमको कोई गवर्नमेंट का स्टेप पसंद नहीं आता है तो हम लोग उसको डिसलाइक भी करते हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं. एंड हमको वर्शिप करने का भी फुल राइट है. पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं. इट एश्योर इक्वलिटी एंड स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. सो मीन्स हमारे यहाँ पे इंडिया में सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, एंड अपॉर्चुनिटी भी सब लोगों के लिए सेम रखी गई है. फोर्थ पॉइंट, इट एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, फर्टर्निटी अमोंग द पीपल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. तो हमारा जो प्रियम्बल है वो हर इंडिविजुअल की जो इंटीग्रिटी है, उसकी जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है, जो आत्मसम्मान की अच्छी ज़िंदगी जीने का जो उसको मतलब मौका मिलना चाहिए, डेट इज़ कवर. सो यू हैव टू मेंशन दिस 4 पॉइंट्स ओनली, एंड आपको स्टार्टिंग में वो कुछ टिपिकल वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ वेरी सिंपल वन. व्हाट इज़ एडल्ट सफरेज? एडल्ट सफरेज क्या होता है? सी फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में 18 ईयर्स के ऊपर का कोई भी मतलब इंसान है, ऑफ एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी जेंडर, एजुकेशन वाइज पढ़ा लिखा है या नहीं है, पैसे वाला है, अमीर है, गरीब है, उसको हम लोग वोटिंग राइट देते हैं. एंड बस उसका नाम वोटिंग राइट, इलेक्ट्रल जो लिस्ट होती है उसमें उसका नाम होना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू शो इन दिस आंसर. सो आई एम रीडिंग आंसर फॉर यू. एडल्ट सफरेज मीन्स द सिटीजन अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज कैन कास्ट हिज और हर, इसमें थर्ड कैटेगरी भी आ जाती है, वोट to one choice of leader without discriminating caste, creed, religion, language, gender, education, income or birthplace. But it is essential that the citizen are enlisted in the electoral list. So आपके आसपास में कोई भी ऐसा बंदा है जो 18 ईयर्स के ऊपर है और उसने इलेक्टोरल लिस्ट में अभी तक नाम नहीं लिखवा है, सो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ. ओके, नाउ नंबर 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल. डिस्कस. वेल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग फेडरल कहा गया है. क्यों कहा गया है? वेल, अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क इन फॉर 2 and 3 marks. नाउ इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो देर आर मैनी स्टेट एंड दे combine टुगेदर एंड फॉर्म द यूनियन. नाउ point number 2, there is nowhere any reference of the word federal in the constitution. When you go through the constitution, you won't find this word. Point number 3, union of state is a sentence used for India. So for India we can use the word union of state. Fourth point, by the use of word union, a permanent and irreversible between union and its component and state is indicated. So ये क्या मतलब शो करता है कि हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट भी है एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट भी है. पॉइंट नंबर 5, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड नो स्टेट हैज़ राइट टू सक्सीड इट. मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है, कोई भी स्टेट इंडिया का यूनियन गवर्नमेंट को ओवरटेक नहीं कर सकता. ओके, एंड पॉइंट नंबर 6, दस इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड येट इट हैज़ सम एलिमेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. ओके, सो यूनियन भी है और उसके अंदर फेडरल के एलिमेंट्स भी हैं. एंड द लास्ट पॉइंट, इन इंडियन फेडरेशन देर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सो हमारे यहाँ पे बेसिकली 2 गवर्नमेंट वर्क करती है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन.
वेल, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बारे में हमको सब शो आउट करना है। ओके, यहाँ पर इस आंसर में हम लोग देखेंगे कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की हुई है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम होता है। हमारे यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट वर्क करती है। हमारे यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस वर्क करते हैं, बराबर। प्रेसिडेंट यहाँ के हेड होते हैं। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे वर्कआउट करते हैं, और प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनीज करते हैं, ये सब हमको इस आंसर में शो करना है। सो लेट अस गो थ्रू ऑल द पॉइंट वन बाय वन। हियर इज योर फर्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इंडिया ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है? पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल यूएसए में, रिमेंबर। ओके, पॉइंट नंबर 2, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पीपल। सो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स जाते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे आंसर में नो डाउट शो नहीं किया गया है, बट देर आर 545 मेंबर्स जो हमारे लोकसभा में जाते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3, द लेजिस्लेचर एट द यूनियन इन द पार्लियामेंट। सो लेजिस्लेचर है वो मतलब यूनियन और पार्लियामेंट में शो किया गया है। पॉइंट नंबर 4, द पार्लियामेंट इज ए बाई कैमरल, मीन्स इट हैज़ 2 हाउसेज, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। तो हमारे मतलब बाई कैमरल रखा गया है, मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा। अगेन रिमेंबर, एल वर्ड याद रखना, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस। तो अपर हाउस ऑटोमेटिकली राज्यसभा बन ही जाता है। पॉइंट नंबर 6 मुझे नीचे कर लेना चाहिए था। एनी हाउ, द गवर्नमेंट इज कैरिड on in the name of the president at the union and the governor in the state. Actual administration is carried out by the council of ministers headed by the prime minister at the union and CM at the state. So हमारे यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है, डेट इज प्रेसिडेंट, एंड उसके अंडर में कौन वर्क करते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक्चुअली सारे पावर्स तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इंजॉय करते हैं, बट नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट का। सो प्रेसिडेंट इज द एक्चुअल हेड। और अगर हम लोग स्टेट लेवल पे आ जाएं, गवर्नर इज़ अ रियल हेड। ओके, एंड गवर्नर के अंडर में सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्कआउट करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड द कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट शेयर करते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। ओके, तो ये सारे लोग मतलब गवर्नमेंट के, पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पब्लिक कैन आस्क एनीवन, से फॉर एग्जांपल अगर कोई भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है तो रेलवे मिनिस्टर को उसके लिए मतलब आके रिप्लाई करना पड़ता है। पीपल आर आस्किंग फ्रॉम देम। ओके, पॉइंट नंबर 8, द प्रेसिडेंट सेलेक्ट 12 पीपल हु आर द एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द वेरियस फील्ड फॉर द राज्यसभा। एंड राज्यसभा इट कंसिस्ट ऑफ द 250 मेंबर्स, जिसमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। गॉट इट। एंड आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। लोकसभा जो होता है वो नॉन परमानेंट हाउस है। हर 5 साल में इलेक्शन होता है एंड बाद में मेंबर चेंज होते रहते हैं। बट इन राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस इन विच 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years एंड द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर इलेक्शन। सो हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते हैं? रोटेट होते रहते हैं। एंड इट्स एक मेंबर जो होता है उसका 6 year का टेन्योर होता है, जो हमारा पॉइंट नंबर 10 में स्टेट किया गया है। Thus, each member has 6 years of tenure in राज्यसभा and 1/3 every 2 years वो लोग रोटेट होते हैं। सो इट्स अ परमानेंट हाउस। ओके, पॉइंट नंबर 11 पे आ जाते हैं। द पावर ऑफ द राज्यसभा आर लेस कंपेयर टू द लोकसभा विच इज अ स्पेशल, सुपीरियर एंड डिसिसिव। सो एज यू कैन सी 250 मेंबर्स हैं राज्यसभा में एंड 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में। तो पावर्स किसके पास ज़्यादा होगा? ऑफकोर्स लोकसभा के पास। पॉइंट नंबर 12, राज्यसभा कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिजॉल्व। तो उसको कभी भी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। लोकसभा में सरकार गिर सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं की जा सकती। यू हैव टू बी रिमेंबर इट। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम? इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 and 3 marks। तो ये यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम क्या है? सो लेट अस गो थ्रू द आंसर फर्स्ट। नाउ हियर इज द फर्स्ट पॉइंट, the constitution has provided for the establishment of an independent and impartial judiciary। सी फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक सेटअप करके दिया है कि हमारी जो जुडिशरी होगी ना वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट उसको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसका अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसका एक अलग प्रोसीजर है जो
वेल जब आप LLB पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, एंड कुछ आगे वाले चैप्टर्स में भी आपको थोड़ा इसका आइडिया मिल ही जाएगा, बट नॉट हियर। नाउ पॉइंट नंबर 2, देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, वी नो इट वेरी वेल। देन देयर इज अ हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल, ये भी हम लोग जानते हैं। एंड अंडर इट जुरिडिक्शन आर द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स एंड द तालुका लेवल, देर आर लोकल एंड द स्पेशल कोर्ट। सो ये जो बेसिक फीचर्स हैं हम लोग पहले ही स्टैंडर्ड 8 में देख चुके हैं। यहाँ पे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड तालुका कोर्ट्स आती हैं, कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी होती हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग टू ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द नेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो मतलब पूरे कंट्री के सभी कोर्ट्स पे एप्लीकेबल होता है। पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, matters relating to the constitution and the interpretation of the statutes, the final decision is vested to the Supreme Court. See, there are certain time जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, ओके, तब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है देन ऑल्सो उसकी मतलब उसके खिलाफ केस किया जा सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट। That is all about the point number 4 is. Point number 5, the Supreme Court is a protector of the guardians of the Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एक तरह का प्रोटेक्शन देती है, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। सो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज ना हो इसलिए इसलिए जुडिशरी सिस्टम को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है। ओके, आई होप आपको इस 5 पॉइंट से ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज द एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। ऑफकोर्स किए जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को करना है वो भी कर सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को करना है वो भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर दोनों पे एप्लीकेबल होती है, तब क्या करना है, लेट अस सी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए डायनेमिक मीन्स फ्लेक्सिबल है, जिसको हम लोग ज़रूरत पड़ने पर चेंजेस कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो उसको हम लोग उसके अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज, 3 तरीके से इसमें मतलब चेंजेस किए जा सकते हैं। नंबर 1, अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट। इन द पार्लियामेंट लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है कि कौन सी पार्लियामेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल की या फिर नेशनल लेवल की। तो आई थिंक दोनों के लिए होगा। सी, अगर कोई भी मतलब कोई भी नया प्रपोजल अगर एक्सेप्ट करना है तो सिंपल मेजोरिटी मीन्स और 50% या उससे ज़्यादा, ओके, हम लोग कर सकते हैं। अगर हमको कोई कानून बनाना है, कोई नया लॉ बनाना है, से फॉर एग्जांपल आजकल एंटी चाइनीज़ प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, और अगर हमको कुछ चाइना के खिलाफ अगर कुछ टैरिफ्स हाई करने हैं या कोई उनकी कोई पर्टिकुलर चीज़ें बैन करनी है, तो हम लोग पार्लियामेंट के अंदर उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल मेजोरिटी 50% से ज़्यादा लोग अगर हाँ बोल रहे हैं तो वो कानून बन जाएगा, या जो भी वो मतलब प्रस्ताव पास करना है वो पास कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये वर्ड याद रखना है, स्पेशल मेजोरिटी। और जब भी ये वर्ड आए स्पेशल मेजोरिटी, डेट इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट हो द वोटिंग, है ना। स्पेशल कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत काम के होते हैं, एंड स्पेशल मेजोरिटी आपको याद रखना है 2/3, एंड सिंपल मेजोरिटी आपको याद रखना है 50%, डेट्स इट, ओके। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, कंसर्निंग द यूनियन स्टेट रिलेशन, द स्पेशल मेजोरिटी डेट इज 2/3 एंड द कॉन्करेंस नॉट लेस देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इज रिक्वायर्ड। सी फ्रेंड्स, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। चलो बात कर लेते हैं, गोवा को अभी एक स्टेट है, मैं ऐसा हाइपोथेटिकल ऐसे मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि गोवा को चलो यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, है ना। तो क्या करना होगा, सी यहाँ पर ये एक स्पेशल प्रोविज़न है, तो यहाँ पर है ना जो यूनियन लिस्ट होगी, वहाँ यूनियन गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर चाहिए 2/3 मेजोरिटी इसको पास करने के लिए। एंड जो गोवा स्टेट है ना उसके अंदर भी मोर देन 50% लोग अगर हाँ कहते हैं तो फिर क्या होगा, उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर देंगे। वेल, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसको आपको बहुत ही मतलब थोड़ा आपका जनरल नॉलेज भी अपडेट होगा। सी व्हाट हैपन, हमको जम्मू कश्मीर को है ना स्टेट से निकालना था। अब ये
ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट इज इन पावर, तो उन लोगों ने 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी करके ये मतलब प्रस्ताव पास कर दिया कि हम लोग जम्मू कश्मीर को इंडिया के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, उसका जो स्पेशल राइट है वो हटा देते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में देयर वाज नो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, देयर इज़ अ प्रेसिडेंशियल रूल, मतलब इलेक्शन हुआ था मतलब लेकिन पब्लिक ने किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं दी थी एंड वहाँ पे कोई भी अपनी गवर्नमेंट प्रूव नहीं कर पाया। तो व्हाट हैपन कि वहाँ पे कोई थे नहीं, तब गवर्नर इज़ द पर्सन जो पिक्चर में आता है एंड अगर वो हाँ बोल देता है डेट मीन्स ओके। सो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बेनिफिट था एंड उसने उसको यूटिलाइज़ किया एंड नाउ जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख आर द 2 यूनियन टेरिटरीज, और वो कम्प्लीटली अब इंडिया के अंदर मर्ज हो गया है। सो जो आर्टिकल 370 था वो सब खत्म हो गया है। सो ये क्वेश्चन बहुत काम का है और आपको याद रखना है। ओके, सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वेल, political equality is incomplete without social and economical equality discuss। अगेन मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, तो मैं थोड़ा फंबल कर गया था। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी डिस्कस करना है आपको। सी अगर हम हमारे देश को आगे बढ़ना है ना, तो सबको पहले एक समान अधिकार देने पड़ेंगे। अगर वो सब लोग एक लेवल पे आ जाएंगे और सब लोग एक लेवल से अगर शुरुआत करें तो ही काम होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या था कि सदियों से अगर चला आ रहा है, हमने स्टैंडर्ड 6 में ही पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें से शूद्र कम्युनिटी के जो लोग थे उनको इतना डेवलपमेंट का मौका नहीं मिला, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए एंड फिर इनिशियली ईयर्स के लिए। लेकिन अभी तक हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसको भी रिमूव करना नहीं चाहती हैं। आई थिंक वो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, वो गवर्नमेंट का इशू है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। ओके, सो स्ट्रेट अवे अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। द पॉलिटिकल इक्वलिटी राइट्स बाय देमसेल्फ मीन्स नथिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये चाहता है कि जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनको मतलब डेवलपमेंट का मौका नहीं मिला है, उनके लिए भी हमारे मतलब लिए भी हम लोग सोचा है, तो तभी हम लोग पॉलिटिकली इक्वल होंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर वेर अवेयर ऑफ द वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, डिस्क्रिमिनेशन अमोंग्स अगेंस्ट द वुमन एंड द एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, ओके, एसटी एंड ओबीसी इन द इंडियन सोसाइटी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे ना, उनको पता था कि हमारे यहाँ पर हमारे देश में फीमेल्स की क्या कंडीशन है, शेड्यूल कास्ट लोगों की क्या कंडीशन है, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट मतलब लोअर कास्ट जिसको हम लोग शूद्र में कैलकुलेट करते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स यानी वो लोग होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल पब्लिक से दूर रहते हैं। फॉर एग्जांपल आदिवासी लोग जो माउंटेन्स पे रहते हैं। देर आर सर्टेन ट्राइब्स ऑफ पीपल जो अंडमान निकोबार एंड इवन लक्षद्वीप आइलैंड्स पे रहते हो, है ना। ओबीसी एक अलग कैटेगरी आती है। वेल, इन सब के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था और हम लोग चाहते हैं कि इनको मतलब मेन स्ट्रीम पब्लिक में लाया जाए। नाउ पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। दे वांटेड टू रिड्यूस द डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड टू अबॉलिश द इविल प्रैक्टिस सच एज अनटचेबिलिटी। 1 मिनट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले जानते थे कि इन लोगों के, ये जो लोग बहुत गरीब लोग हैं, तो इनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए इनका स्टेटस इंप्रूव करने के लिए, एंड इसी के लिए हम लोगों ने ये पॉलिटिकल इक्वलिटी अचीव करने के लिए हमने कुछ सोचा। दे वांटेड टू इस्टेब्लिश द एगलिटेरियन सोसाइटी ऑफ स्टेट वेलफेयर। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी सोची थी जहाँ पे ऐसी कोई भी डिस्पैरिटी ना हो, पब्लिक सब इक्वल हो। दे वांटेड टू ओके, नाउ ये पॉइंट मैं रीड कर चुका हूँ। एंड द लास्ट वन, देयरफॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड ऑब्जर्व दैट पॉलिटिकल इक्वलिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सो हमारे ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन था कि सोसाइटी के बीच में कोई भी ऐसा मतलब गैप नहीं होना चाहिए और सबकी कंडीशन सेम होनी चाहिए। सो फ्रेंड, दिस इज फॉर दिस आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर in this is the part 1. Now in part 2 we are going to discuss all the explain the statement, explain the term also, and there is a last question. Of course I am going to omit it, and all such kind of information you are going to be see in our next session. Thank you very much, have a nice day and take care of yourself.